गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना मैग्नेटिक फील्ड का आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे पास में आता है बायोट सावर्ट लॉ। अब हम देखने वाले हैं कि बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है और इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। बायोट सावर्ट लॉ से हम क्या करते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का किसी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, बायोट सावर्ट लॉ बायोट सावर्ट लॉ से कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे, कोई कुछ भी डिस्टेंस पे रखा हो। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया जिसमें हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, और कोई पॉइंट पी पे हम क्या कर रहे हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब हम इसको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या करें, करंट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे कि इस पूरे वायर की वजह से तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ इन्फिनिटी वायर है। सो हम इतने सारे पूरे वायर की वजह से तो एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे कि एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में टोटली इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें क्या करेंगे, पूरे वायर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। सो हम क्या करेंगे कि हम एक स्मॉल एलिमेंट DL लेते हैं, इस वायर पे हम एक स्मॉल एलिमेंट DL लेते हैं, और स्मॉल एलिमेंट DL लेते हैं। और जो ये पॉइंट P है ना, r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, ये पॉइंट P क्या कर रहा है, वायर के साथ में करंट एलिमेंट के साथ में क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब बायोट सावर्ट लॉ क्या बताता है हमको, ये क्या है, r वेक्टर पोजीशन वेक्टर है इसका, पॉइंट P का। अब करंट बायोट सावर्ट लॉ हमें क्या बताता है, बायोट सावर्ट लॉ हमें बताता है कि इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट एलिमेंट के। करंट एलिमेंट क्या है हमारा, IDL, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लोइंग करंट इन वायर। एंड फिर सेकेंडरी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस एलिमेंट के, इस वायर के स्मॉल एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड है कि जो एंगल ऑफ थीटा है, विथ वायर करंट एलिमेंट एंड जो वायर है हमारा करंट एलिमेंट का जो पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, उसके साथ में जो एंगल है, इसके लिए ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ये जो एंगल है इसका साइन ऑफ एंगल थीटा, इसके भी क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। एंड जो इस पॉइंट से, स्मॉल एलिमेंट से जो P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो अब हम इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे, ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन करंट एलिमेंट IDL, साइन ऑफ एंगल थीटा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट, inversely proportional to element the point where the magnetic field is to be calculated। इसमें क्या होता है, एंड DB प्रोपोर्शनल IDL, मैग्नेट करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो कंबाइन ऑल फैक्टर्स, इन सभी ऑल फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं, सो DB प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा अपॉन r²। सो DB इज इक्वल्स टू K IDL साइन थीटा अपॉन r², एंड DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi IDL sin theta upon r², where K is proportionality constant and mu naught is perpendicular to the free space, permeability of the free space, जहाँ पे K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी है किसका, फ्री स्पेस का। जब वह K की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इजिकल्स टू, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, और म्यू नॉट इजिकल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷।
अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, हमें पता होता है कि कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके हमें डायरेक्शन डेफिनेटली होती है। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी अलोंग टू द आर वेक्टर, अलोंग टू द पोजिशन वेक्टर। यहाँ पे हमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। और आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर, ये हमारे पास में क्या होता है, आर कैप होता है। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। भाई आर वेक्टर को हम, आर कैप को हम कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर। सो आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब हो गया। सो डी बी इजिकल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और हमें पता है कि आई डी एल साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, आई डी एल साइन थीटा आर वेक्टर। अब हमें पता होता है ना कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कि साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको, कि आर डी एल साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, आर क्रॉस डी आर और डी एल क्रॉस आर वेक्टर, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर या आर वेक्टर क्रॉस डी एल वेक्टर। बिकॉज ऑफ इसमें हम वो साइन कन्वेंशन का देख लेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर डी एल साइन थीटा को। सो हम यहाँ पे आर वेक्टर डी एल वेक्टर साइन थीटा की ऐसे वैल्यू पुट करते हैं। सो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। क्या हो गया, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे हम वैसे बता सकते हैं कि जो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर। हम यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें यहाँ पे मिलेगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन ऑफ करंट एलिमेंट एंड प्लेन ऑफ पोजिशन वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर, की जो प्लेन डी एल वेक्टर और आर वेक्टर का होगा ना, उस वेक्टर के परपेंडिकुलर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये हमारा क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म होता है बायोट-सावर्ट लॉ का। और जो थीटा होता है ना, वो थीटा डी एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में होता है करंट एलिमेंट के साथ में, कि करंट एलिमेंट के साथ में जो डी एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जितना एंगल होता है, वो एंगल हमारा क्या होता है, बायोट-सावर्ट लॉ में थीटा एंगल होता है, उसका हम साइन थीटा लिखते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे पास में यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम यहाँ पे इसके यूनिट और डायमेंशंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है डी वी इजिकल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो हम यहाँ से वहाँ से म्यू नॉट का फॉर्मूला निकालने से पहले हम क्या करेंगे भाई, वो जो कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं उनको हम साइड में कर देंगे। सो डी वी इजिकल्स टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सो म्यू नॉट इजिकल्स टू क्या होगा, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आई डी एल हमारा क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो म्यू नॉट इजिकल्स टू, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। पोजीशन वेक्टर को हम किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। सो मीटर स्क्वायर, करंट का हमें एम्पियर पता होता है, और डी एल भी हमारा क्या मीटर है। सो मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, एम्पियर ऊपर जाएगा तो इसमें इन्वर्स आ जाएगा, -1 आ जाएगा एम्पियर की पावर। सो यूनिट्स ऑफ म्यू नॉट या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इजिकल्स टू टेस्ला मीटर एम्पियर इन्वर्स होगा। इसकी जो डायमेंशंस होगी वो डायमेंशंस क्या होगी, कि म्यू नॉट इजिकल्स टू डी बी अपॉन आई, या कि मैग्नेटिक फील्ड अपॉन करंट इंटू आर स्क्वायर अपॉन डी एल। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन देखेंगे हम सबसे पहले, क्या होता है m1 L0 T-2 A-1। फिर उसके बाद में हम पोजीशन वेक्टर के स्क्वायर का डायमेंशन देखेंगे, वो कितना होता है, L स्क्वायर होता है। उसके बाद में करंट एलिमेंट का डायमेंशंस देखेंगे, वो क्या होता है, एम्पियर की पावर 1 होती है। देन उसके बाद में हम डी एल वेक्टर का डायमेंशन देखेंगे, वो हमारा क्या होता है, एल होता है। सो सबको कंबाइन करके जो हमें म्यू नॉट का जो डायमेंशन मिलता है, वो मिलता है m1 L1 T-2 A-2। ये होता है हमारा डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो